लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 8वें भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दूसरे दिन आधी रात जाते जाते भूतनाथ फिर उसी मकान में नागर के पास पहुंचा। इस समय नागर आराम से सोई न थी, बल्कि ना मालूम किस धुन और फिक्र में मकान की पिछली तरह नजरबाग में टहल रही थी। भूतनाथ को देखते ही वो हंसती हुई पास आई और बोली, कहो कुछ काम हुआ? भूतनाथ, काम तो बखूबी हो गया। उन दोनों से मुलाकात भी हुई और जो कुछ मैंने कहा दोनों ने मंजूर भी किया। कमलनी की चिट्ठी जब मैंने गोपाल सिंह के हाथ में दी तो वे पढ़कर बहुत खुश हुए और बोले, कमलनी ने जो कुछ लिखा है मैं उसे मंजूर करता हूं। वो तुम पर विश्वास रखती है तो मैं भी रखूंगा और जो तुम कहोगे वही करूंगा। नागर, बस सब काम बखूबी बन गया। अच्छा, अब क्या करना चाहिए? भूतनाथ, अब वे दोनों आते ही होंगे। तुम टहलना बंद करो और कमरे में जाकर किवाड़ बंद करके सो रहो और सिपाहियों को भी हुक्म दे दो कि आज कोई सिपाही पहरा न दे, बल्कि सब आराम से सो रहें। यहां तक कि अगर किसी को इस बाग में देखें भी तो चुपके ही रहें। नागर बहुत अच्छा कहकर अपने कमरे में चली गई और भूतनाथ के कहे मुताबिक सिपाहियों को हुक्म देकर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके चारपाई पर लेट रही। भूतनाथ उसी बाग में घूमता फिरता पिछली दीवार के पास, जहां एक चोर दरवाजा था, जा पहुंचा और उसी जगह बैठकर किसी के आने की राह देखने लगा। आधे घंटे तक सन्नाटा रहा। इसके बाद किसी ने दरवाजे पर 2 दफे हाथ से धपकी लगाई। भूतनाथ ने उठकर झट दरवाजा खोल दिया और 2 आदमी उस राह से आ पहुंचे। बंधे हुए इशारे के होने से मालूम हो गया कि ये दोनों राजा गोपाल सिंह और देवी सिंह हैं। भूतनाथ उन दोनों को अपने साथ लिए हुए धीरे धीरे कदम रखता हुआ नजरबाग के बीचों बीच आया, जहां एक छोटा सा फव्वारा था। गोपाल सिंह भूतनाथ से, कुछ मालूम है कि इस समय किस तरफ पहरा पड़ रहा है? भूतनाथ, कहीं भी पहरा नहीं पड़ता। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। इस मकान में जितने आदमी रहते हैं सभी को मैंने बेहोशी की दवा दे दी है और सबके सब उठने के लिए मुर्दों से बाजी लगाकर पड़े हैं। गोपाल सिंह, तब तो हम लोग बड़ी लापरवाही से अपना काम कर सकते हैं। भूतनाथ, बेशक। गोपाल सिंह, अच्छा मेरे पीछे पीछे चले आओ, हाथ का इशारा करके। हम उस हम्माम की राह तहखाने में घुसा चाहते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि इस समय किशोरी और कामनी किस तहखाने में कैद हैं? भूतनाथ, हाँ जरूर मालूम है। किशोरी और कामनी दोनों एक ही साथ वायुमंडप में कैद हैं। गोपाल सिंह, तब तो हम्माम में जाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा तुम ही आगे चलो। भूतनाथ आगे आगे रवाना हुआ और उसके पीछे राजा गोपाल सिंह और देवी सिंह चलने लगे। तीनों आदमी उत्तर तरफ के दालान में पहुंचे, जिसके दोनों तरफ 2 कोठरियां थीं और इस समय दोनों कोठरियों का दरवाजा खुला हुआ था। तीनों आदमी दाहिनी तरफ वाली कोठरी में घुसे और अंदर जाकर कोठरी का दरवाजा बंद कर लिया। बटुए में से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाई और देखा कि सामने दीवार में एक अलमारी है, जिसका दरवाजा एक खटके पर खुला करता था। भूतनाथ उस दरवाजे को खोलना जानता था, इसलिए पहले उसी ने खटके पर हाथ रखा। दरवाजा खुल जाने पर मालूम हुआ कि उसके अंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं। तीनों आदमी उस सीढ़ी की राह से नीचे तहखाने में उतर गए और एक कोठरी में पहुंचे, जिसका दूसरा दरवाजा बंद था। भूतनाथ ने उस दरवाजे को भी खोला और तीनों आदमियों ने दूसरी कोठरी में पहुंचकर देखा कि एक चारपाई पर बेचारी किशोरी पड़ी हुई है। सिराहने की तरफ कामनी बैठी धीरे धीरे उसका सिर दबा रही थी। कामनी का चेहरा जर्द और सुस्त था, मगर किशोरी तो वर्षों की बीमार जान पड़ती थी। जिस चारपाई पर वो पड़ी थी उसका बिछावन बहुत मैला था और उसी के पास एक दूसरी चारपाई बिछी हुई थी, जो शायद कामनी के लिए हो। कोठरी के एक कोने में पानी का घड़ा, गिलास और कुछ खाने का सामान रखा हुआ था। किशोरी और कामनी देवी सिंह को बखूबी पहचानती थी, मगर भूतनाथ को केवल कामनी ही पहचानती थी। जब कमला के साथ शेर सिंह से मिलने के लिए कामनी उस तिलिस्मी खंडहर में गई थी, तब उसने भूतनाथ को देखा था और ये भी जानती थी कि भूतनाथ को देखकर शेर सिंह डर गया था, मगर इसका सबब पूछने पर भी उसने कुछ न कहा था। इस समय वो फिर उसी भूतनाथ को यहां देखकर डर गई और जी में सोचने लगी कि एक बला में तो फंसी ही थी, ये दूसरी बला कहाँ से आ पहुंची। मगर उसी के साथ देवी सिंह को देख उसे कुछ ढांढस हुई और किशोरी को तो पूरी उम्मीद हो गई कि ये लोग हमें छुड़ाने ही आए हैं। वो भूतनाथ और राजा गोपाल सिंह को पहचानती ना थी, मगर सोच लिया कि शायद ये दोनों भी राजा बीरेंद्र सिंह के अय्यार होंगे।
किशोरी यद्यपि बहुत ही कमजोर बल्कि अधमरी सी हो रही थी, मगर इस समय ये जानकर कि कुंवर इंद्रजीत सिंह के अय्यार हमें छुड़ाने आ गए हैं और अब शीघ्र ही इंद्रजीत सिंह से मुलाकात होगी, उसकी मुरझाई हुई आशा लता हरी हो गई और उसमें जान आ गई। इस समय किशोरी का सिर कुछ खुला हुआ था, जिसे उसने अपने हाथ से ढक लिया और देवी सिंह की तरफ देखकर बोली, मैं समझती हूं आज ईश्वर को मुझ पर दया आई है। इसी से आप लोग मुझे यहां से छुड़ा कर ले जाने के लिए आए हैं। देवी सिंह, जी हां, हम लोग आपको छुड़ाने के लिए ही आए हैं, मगर आपकी दशा देखकर रुलाई आती है। हाय, क्या दुनिया में भलों और नेकों को यही इनाम मिला करता है? किशोरी, मैंने सुना था कि राजा साहब के दोनों लड़कों और अय्यारों को माया रानी ने कैद कर लिया है। देवी सिंह, जी हां, उन कैदी अय्यारों में मैं भी था, परंतु ईश्वर की कृपा से सब कोई छूट गए और अब हम लोग आपको और कामने की तरफ इशारा करके इनको छुड़ाने आए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप बहुत कुछ मुझसे पूछना चाहती हैं और मेरे पेट में भी बहुत सी बातें कहने योग्य भरी हैं, परंतु ये अमूल्य समय बातों में नष्ट करने योग्य नहीं है। इसलिए जो कुछ कहने सुनने की बातें हैं फिर होती रहेंगी। इस समय जहां तक जल्द हो सके यहां से निकल चलना ही उत्तम है। हाँ, ठीक है, कहकर किशोरी उठ बैठी। उसमें चलने फिरने की ताकत न थी, परंतु इस समय की खुशी ने उसके खून में कुछ जोश पैदा कर दिया और वो इस लायक हो गई कि कामनी के मोढ़े पर हाथ रख के तहखाने से ऊपर आ सके और वहां से बाग की चार दीवारी के बाहर जा सके। कामनी यद्यपि भूतनाथ को देखकर सहम गई थी, मगर देवी सिंह के भरोसे से उसने इस विषय में कुछ कहना उचित न जाना। दूसरे, उसने ये सोच लिया कि इस कैद खाने से बढ़कर और कोई दुख की जगह न होगी, अतएव यहां से तो निकल चलना ही उत्तम है। किशोरी और कामनी को लिए हुए तीनों आदमी तहखाने से बाहर निकले। इस समय भी उस मकान के चारों तरफ तथा नजरबाग में सन्नाटा ही था, इसलिए ये लोग बिना किसी रोक टोक उसी दरवाजे की राह यहां से बाहर निकल गए जिससे राजा गोपाल सिंह बाग के अंदर आए थे। थोड़ी दूर पर 3 घोड़े और एक रथ, जिसके आगे 2 घोड़े जुते हुए थे, मौजूद था। रथ पर किशोरी और कामनी को सवार कराया गया और तीनों घोड़ों पर राजा गोपाल सिंह, देवी सिंह और भूतनाथ ने सवार होकर रथ को तेजी के साथ हाँकने के लिए कहा। बात की बात में ये लोग शहर के बाहर हो गए, बल्कि सुबह की सफेदी निकलने के पहले ही लगभग 5 कोस दूर निकल जाने के बाद एक चौमुहानी पर रुककर विचार करने लगे कि अब रथ को किस तरफ ले चलना या रथ की हिफाजत किसके सुपुर्द करनी चाहिए। अभी आप सुन रहे थे देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 8वें भाग के 10वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।